नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार का दंगल। मैं हूं नगमा। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण के लिए मतदान के लिए आज प्रचार खत्म हो गया है। शाम को बिहार में 15 जिलों की 78 सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होगा। एनडीए और महागठबंधन के नेताओं ने आज कई रैलियां की हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी आज 5 चुनावी सभाओं को संबोधित किया है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने 17 जगहों पर जनता को संबोधित किया। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी 8 रैलियां की। इसके साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह के कई दिग्गजों ने आज प्रचार किया है। और बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण के मतदान से पहले चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने बड़ा भावनात्मक बयान दिया है और कहा है पूर्णिया की रैली में कि आज प्रचार का आखिरी दिन है, परसों मतदान है और मेरा भी ये आखिरी चुनाव है, इसलिए अंत भला तो सब भला, आप मुझे वोट दीजिए। एकजुट होके तीर छाप के बगल का बटन दबा करके और जान लीजिए आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको? हाथ उठा के बताइए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के बयान पर यह टिप्पणी की और कहा कि लगातार मैं कह रहा हूं कि नीतीश जी थक चुके हैं और अब उनसे बिहार नहीं संभल रहा है। हम जो बात पहले से कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा, वो जमीन से जुड़े नहीं, पहचान नहीं पाए और जब उनको एहसास हुआ, जब चुनाव प्रचार खत्म हुआ तो उन्होंने घोषणा कर दी संन्यास लेने की। अब तो उन्होंने घोषणा कर दी संन्यासी लेने की। हम तो ये शुरू दिन से ही कह रहे हैं कि वो थक चुके हैं। बाहर में कोरोना काल में आपने भी देखा होगा कि 144 दिन तक वो घर से निकले नहीं। और एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर नेता ही गद्दी छोड़कर भागें तो बाकी भीड़ क्या करेगी। जब रणभूमि से अगर नेता लीडर ही अगर गद्दी छोड़कर अगर भाग जाए तो बाकी की भीड़ क्या करेगी, बाकी के लोग क्या करेंगे? तो आपके जो प्रत्याशी हैं उनकी तो हार आपने और ज्यादा सुनिश्चित कर दी। क्यों? क्योंकि अब जनता दल यूनाइटेड का कोई अस्तित्व बचा नहीं। पर अगर नीतीश कुमार जी यही सोच रहे हैं कि ये घोषणा कर वो जांच की आंच से बच जाएंगे तो ये मैं होने नहीं दूंगा। जांच होगी, करप्शन की, भ्रष्टाचार के जितने उनके ऊपर मैंने आरोप लगाए और जो जनता ने उनके ऊपर आरोप लगाए, भले वो 7 निश्चय हो, शराबबंदी हो या बाढ़ में राहत के नाम पर जो पैसा यहां से निकालकर अपनी जेब में डालते हैं, हर उसकी जांच होगी और उसकी आंच मुख्यमंत्री तक भी आएगी। तो भले ये संन्यास ले लें, पर अगर गिल्टी पाए गए, दोषी पाए गए तो जेल जरूर जाना होगा। और हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनीष कुमार मौजूद हैं पटना से। मनीष, ये कहा जा रहा है कि बड़ा इमोशनल कार्ड है नीतीश कुमार का। ये जैसा आपने पहले भी कहा अपनी रिपोर्टिंग के दौरान, हमसे बातचीत के दौरान, कि नीतीश कुमार के विरोधी कह रहे हैं कि उनकी बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि कई ऐसी मिसालें हैं जब अपने बयान से पलटे हैं। लेकिन अब सुना कि ये भी खबर आ रही है, उनके करीबी ये शायद जानकारी दे रहे हैं कि नीतीश कुमार का ये मतलब नहीं था कि ये उनका आखिरी चुनाव है। तो कैसे समझा जाए? क्या ये कि सिर्फ कैंपेनिंग के लिए वो कह रहे थे कि आखिरी दिन है, मतलब अब वो क्या कहना चाह रहा है ये खेमा? देखिए, उनके समर्थकों, उनके करीबियों का कहना है कि उनके कहने का अर्थ यह था कि ये इस चुनाव की उनकी आखिरी सभा है, जो कि एक तरह से आप कह सकते हैं वस्तुतः या तथ्यों के आधार पर सही बात है। और नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भावनाओं में राजनीति नहीं करते हैं। उन्होंने खुद ही अपने उस बयान में कहा था जिसमें उन्होंने बिहार विधानसभा में सदन के अंदर कहा था क्या वो मिट्टी में मिल जाएंगे और लेकिन भाजपा के साथ कभी वापस नहीं जाएंगे। और उसी बयान में अगर आप आगे देखेंगे तो उन्होंने कहा था कि वो इमोशन से राजनीति नहीं करते हैं। दूसरी बात यह है कि विपक्ष को आप कह सकती हैं कि बैठे बैठाए ये मुद्दा मिल गया है, लेकिन आप अगर ये जानना चाहती हैं कि चुनाव पर, तीसरे चरण के चुनाव पर इसका क्या असर होगा, तो इसका कोई असर नहीं होगा क्योंकि जो भी समर्थक है, वो चाहे जेडीयू का समर्थक हो या उनका विरोधी, वो इन बयानों के आधार पर नहीं, उनका माइंड मेकअप है और उसी आधार पर वो वोटिंग करने जा रहे हैं। लेकिन हाँ, इस चुनाव की खास बात यह रही कि नीतीश कुमार उसी समय सुर्खियों में आए जब उन्होंने कोई उनका स्लिप ऑफ टंग हुआ। जैसे उन्होंने कहा था तेजस्वी यादव के बारे में कि अपने बाप से पूछो, माता से पूछो, या कई बार कहा कि पैसा कहाँ से आएगा, जेल से आएगा या
रांची से आएगा। तो ये इस बार के जो नीतीश कुमार अपने बयानों के लिए, अपने वाक्य के लिए, अपनी भाषा के लिए जाने जाते थे, इस चुनाव में सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह पूंजी उन्होंने खोई है। नगमा, ये और जब जब स्लिप ऑफ टंग, आप सही कह रहे हैं, जब जब उनकी जुबान फिसली है तभी वो ज्यादा सुर्खियों में आए। लेकिन दूसरी बात जो उन्होंने नाराजगी जताई है आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के बयानों से, जिस तरह की सीएए पर वो बात कर रहे थे, उससे एक बार फिर ये दिखता है कि कैसे वो असहज हैं ऐसे बयानों से, और इनके भीतर जो मतभेद हो सकते हैं वो सामने आए हैं। नहीं नगमा, मैं इस बात से भी, आपके सवाल से इसलिए सहमत नहीं हूं कि नीतीश कुमार अब वो नीतीश कुमार नहीं रहे जो चुनाव प्रचार के पहले ये तय करते थे कि इस बार के प्रचार में बीजेपी से कौन आएगा। अब उन्होंने एक तरह से ये जो चुनाव रहा है 2020 का, भले उनकी सरकार बन जाए, क्योंकि सामाजिक समीकरण उनको थोड़ा सा फेवर करता है। जो वोटों का आंकड़ा है, वोटों का जो टेबल है, वो एनडीए के लिए काफी पक्ष उनके फेवर में है। लेकिन दूसरा पक्ष यह भी है कि नीतीश कुमार की जो एक अपनी राजनीतिक साख थी कि वो अपने शर्तों पर राजनीति करते हैं और बीजेपी उनकी बातों को मानती है, वो जो चीज थी, वो जो यूएसपी थी, वो इस चुनाव में उन्होंने खोया है। बीजेपी ने पूरा चुनाव प्रचार अपने बलबूते पर, अपनी मर्जी से और सारे टॉपिक अपने हिसाब से उन्होंने चुना है। और उन्होंने इस बात की अब परवाह करनी छोड़ दी कि नीतीश कुमार की क्या प्रतिक्रिया होगी। और नीतीश कुमार का भी रुख ये रहा कि अगर ठीक है, ऐसी बातें करने से कुछ वोट मिल जाते हैं तो चलिए, हमें मंजूर है। ये एक तरह की उनकी मौन सहमति थी। नीतीश कुमार ने कभी मुखर होकर विरोध नहीं किया। और यही मैं आपको कह सकता हूं कि इस चुनाव का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है कि बीजेपी अब नीतीश कुमार की परवाह किए बिना जो कुछ बोलना चाहे, जो कुछ करना चाहे और जिस भी नेता से प्रचार कराना चाहे, वो अब करा सकती है। नीतीश कुमार अब उनकी कृपा पर हैं, ना कि बीजेपी को नीतीश कुमार की सहमति। ये सही बात है कि नीतीश कुमार जो है वो उनकी कृपा पर, उनकी मेहरबानी पर है और बीजेपी को नीतीश कुमार की उतनी जरूरत नहीं है। आपने कहा आप असहमत हैं, मैंने भी सिर्फ यही सवाल पूछा कि क्या इसका मतलब हो सकता है नीतीश कुमार भी बिना परवाह किए खुलकर अपना मतभेद दिखा रहे हैं कि वो इन बातों से वो सहमत नहीं हैं। बिहार में सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन एनडीए के नेता कुछ मुद्दों पर अलग अलग बयान देते नजर आ रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किशनगंज में बाहर से आए लोगों को लेकर बयान दिया, तो कटिहार में योगी आदित्यनाथ कुछ और बोलते नजर आए। बिहार के ये वो जिले हैं जहां बांग्लादेश से आए लोगों की अच्छी खासी तादाद है। सुनते हैं कि एनडीए के ही दो बड़े नेता इस एक मुद्दे पर क्या कह रहे हैं। नागरिकता संशोधन कानून के माध्यम से उनकी सुरक्षा की गारंटी देने का कार्य जहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, वहीं भारत सरकार ने इस बात को भी कहा है, अगर कोई घुसपैठिया भारत की सुरक्षा पर सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास कर रहा है, उसे निकाल बाहर करने का कार्य भी करेंगे। और ये कौन दुष्प्रचार करता रहता, फालतू बात करता रहता है, यहां से कौन किसको देश से बाहर करेगा? ऐसा इस देश में किसी में दम नहीं है कि हमारे लोगों को, सब हिंदुस्तान के हैं, सब भारत के हैं, कौन इसको बाहर करेगा? साहब, ये सब कैसी बात करते रहते हैं यूं ही। हम तो, आपने जब से मौका दिया है, आप बताइए, समाज में प्रेम का, भाईचारे का, सद्भावना का माहौल पैदा किया है, सबको एकजुट करने की हमने कोशिश की है। तो दो बिल्कुल अलग अलग बातें, अलग अलग बयान नीतीश कुमार की तरफ से और योगी आदित्यनाथ की तरफ से। और प्रधानमंत्री मोदी ये बार बार साफ कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ही नेता हैं। प्रधानमंत्री ने बिहार के लोगों के नाम चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि बिहार के लोगों के नाम मुझे नीतीश कुमार की जरूरत है ताकि बिहार के विकास में कोई कमी ना आए। मुझे भरोसा है कि डबल इंजन की ताकत बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगी। जनता को भरोसा है कि बिहार का विकास एनडीए ही कर सकती है। आज बिहार में फैक्ट्री चलाने वाले से लेकर रेहड़ी चलाने वाले तक सभी भयमुक्त होकर काम कर रहे हैं। आत्मनिर्भर बिहार के संकल्प को साकार करने में जुटे। और एक ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त। ब्रेक के बाद किशनगंज के मुस्लिम वोटरों में कैसी दुविधा है आरजेडी और एआईएमआईएम को लेकर। बिहार के सीमांचल में 24 सीटों पर एआईएमआईएम यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी
के उतरने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। किशनगंज जिले में 70% मुसलमान हैं और ये मुसलमान मतदाता हैं जो आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी और एआईएमआईएम के उम्मीदवार के लिए अहम है। लेकिन मुसलमान वोटरों के बीच आरजेडी और एआईएमआईएम को लेकर असमंजस की स्थिति है। जो आमतौर पे आरजेडी या महागठबंधन को वोट देते, वो अब इस असमंजस में है कि एआईएमआईएम को वोट दें या नहीं। किशनगंज के मुस्लिम मतदाताओं से बात की है हमारे संवाददाता रवीश रंजन शुक्ला ने। आज हम मुस्लिम मतदाताओं से बात करेंगे कि आखिर उनके मन में क्या है, वो किस मुद्दों को लेकर वोटिंग करेंगे। सरकार का जो दायित्व बनता था, पिछले गुजरे हुए 15 साल में नीतीश जी को जो बेरोजगारी में इतना बढ़ावा चले आया है, लोगों के पास जॉब है नहीं, महंगाई इतनी बढ़ी है कि दुकान में जाने से मुश्किल हो जाता है। CAA आप लोगों के बीच में मुद्दा है कोई? जी हाँ, बहुत बड़ा मुद्दा है ये। अच्छा जी, इसलिए कि हमको यहाँ से ये CAA NRC जो कहता है कि आप नागरिक नहीं हैं और वो मुसलमानों को यहाँ से छांट करके पाकिस्तान, बांग्लादेश भेजना चाहते हैं। आप मुस्लिम कंट्री में चले जाइए, लेकिन ये हिंदुओं को जगह, जबकि हमारे बाप दादाओं ने और हमने हिंदुस्तान को सींचने में बहुत ज़्यादा मेहनत किया, मशक्क़त किया। इसमें जब हमने पिछले बार जो है महागठबंधन को सरकार वोट दिया था, जिसमें जो है नीतीश कुमार भी शामिल थे, सरकार बनी, ठीक है, वो पलट गए। अब पलट कर जो हमारे विरुद्ध जो प्लान कर रहे हैं, जो प्रोपगंडा चला रहे हैं, जो हमको भगाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ हाथ मिला दिए हैं, तो उनके बात पे कैसे भरोसा करेगा आदमी? आरजेडी और ओवैसी के बारे में क्या सोच है? आरजेडी बेहतर है सर। तेजस्वी यादव का जो अभी प्लान है, खासकर मुझे रोजगार चाहिए, मुझे काम धंधा चाहिए, तो काम धंधा रोजगार के लिए एक प्लान बना के लेके आया भाई कि 10 लाख जो है रोजगार देंगे। और सिर्फ ये हवाई में नहीं, मतलब एक प्लान बताया कि कैसे देंगे, जो ब्लैंक है उसको जो है फिल करेंगे। तो मेरा रुझान तो उसके तरफ जा रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है, एआईएमआईएम कि फिर आरजेडी? आरजेडी एआईएमआईएम। अच्छा, क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? हमको लगता है बिहार किशनगंज जिला में वो ज़्यादा विकास करेगा। नहीं, आरजेडी को हमको जाएगा वोट सर, आरजेडी को। हाँ, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। ओवैसी पर क्यों नहीं भरोसा कर रहे हैं? ओवैसी अभी ठीक है, वो ठीक है, मगर ये अभी जो वो था, आपको ही था, उपचुनाव था, इसलिए हम लोग दिए थे उसको, ठीक है। लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने किया था वो? हाँ, उपचुनाव में वोट, हाँ एमआईएम को किए थे, मगर अभी ये है सर कि हम लोग को जो है तेजस्वी को सरकार बनाना है, ठीक है। अच्छा। वो है सेकुलर पार्टी है, वो सबको लेके चलते हैं, हिंदू को भी लेके चलते हैं, मुसलमानों को लेके चलते हैं। अच्छा, एक बात और बताओ कि ओवैसी साहब की यहाँ पर तमाम सारी सभाएं हुई हैं जी। और तेजस्वी की भी सभाएं हुई हैं, किसकी बात ज्यादा समझ में आ रही है? क्योंकि ओवैसी साहब क्लेम कर रहे हैं कि यहाँ पर उनका काफी जनाधार है। देखिए, ओवैसी जी दे है, आपको दे है, अभी मीडिया के सामने सवाल जवाब एक ही मुस्लिम नेता वही है। अच्छा, हमारे तरफ से बोलने वाला, बाकी तो मुस्लिम में आता नहीं। हालांकि उनकी पार्टी ठीक है, मगर यहाँ अभी है क्या कि हम लोग का मिजाज ये बना हुआ कि गठबंधन। जो ओवैसी साहब की सभाएं यहाँ पर हुई हैं, लोग कह रहे हैं कि मुसलमान वोटों में बंटवारा होगा। होगा क्या? देखिए, जो समझदार है ना वो महागठबंधन को देगा, और जो समझदार नहीं है वो मैंने इस छोटा पार्टी को वोट देगा। कोई फायदा नहीं है ओवैसी को वोट दे करके। क्यों? डायरेक्ट सरकार बनाइए। दोनों महागठबंधन के ही है। नहीं, दोनों कहाँ महागठबंधन? दोनों महागठबंधन के हैं। क्या वो थोड़ी तीसरा मोर्चा है ना? तीसरा मोर्चा होने से वो थोड़ी बीजेपी को सपोर्ट करेंगे? हाँ। वो बीजेपी को थोड़ी सपोर्ट करेंगे। हाँ। वो तो सपोर्ट करेंगे जो है महागठबंधन को ही ना। ओवैसी भी एक बहुत बड़ी ताकत है। पिछले बार इसी किशनगंज लोकसभा सीट से उन्होंने जीत हासिल की थी और इस बार भी वो तमाम सारा यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी रैलियाँ उनकी हुई हैं, तो इसी के चलते हमने आपको मुस्लिम वोटरों की राय सुनाई है। किशनगंज से मुन्ना के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।